ग्रेट मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग। नमस्कार। भूपेश आनंद, बेटे भूपेश आनंद एक बार फिर आपके सामने लेक्चर 5 चैप्टर 9 का लास्ट लेक्चर है बेटे। एंड आई एम वेरी मच एक्साइटेड कि मैं आज चैप्टर 9 भी कंप्लीट कर दूंगा बेटे। अब 2-3 चैप्टर्स ही रह गए। 12th चैप्टर तो वैसे भी रिवीजन है ना। बेसिकली 10th और 11th और वो बड़े छोटे छोटे से चैप्टर्स है, ज्यादा बड़े नहीं है। बड़ा चैप्टर यही था पूरे 12 में एंड आई हैव कंप्लीटेड दैट। इसलिए मैं बड़ा एक्साइटेड दिख रहा हूं। आज आप मेरे चेहरे को देखें तो बड़ा खुशी सी महसूस हो रही है। आइए हम सब दोनों हाथ मिलाकर आगे चलें। डाल हाथों में हाथ, हम होंगे कामयाब एक दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास। आइए दोस्तों, आज के इस लेक्चर में मैं जो भी बताऊंगा आप यकीन मानिए वो पेपर में आने वाला है, इंपॉर्टेंट है। आप अच्छी तरह से नोट करेंगे, मेरी बातों को सुनेंगे, बिकॉज आई विल बी टेलिंग यू टुडे इन रिगार्ड टू नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। इन द लास्ट लेक्चर, अप टू लास्ट लेक्चर नंबर 4, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, काफी बड़े बड़े लेक्चर्स है चैप्टर 9 के, है ना। तो उसमें मैंने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की बातें बताई थी बेटे। आज हम नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की बातें करेंगे और मैं आज 6, 7, 8 मुद्दों पे बातें करूंगा। इट मींस आई हैव टू कवर 8 लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स टुडे ऑफ चैप्टर नंबर 9, यू नो। सो लेट्स स्टार्ट विद द जर्नी। आप ऊपर लिखें जी ग्रेट मॉर्निंग, लिखें, आप भी लिखें बेटे। मैं तो बोल ही रहा हूं ना बेटे, आप भी लिखेंगे तो अच्छा लगेगा। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की बात कर रहे हैं, चैप्टर 9 की बात कर रहे हैं, इन्वेस्टर मालिक की बात कर रहे हैं बेटे। तमेव माता इन्वेस्टर, तमेव पिता इन्वेस्टर, इन्वेस्टर सर्विसेज, चैप्टर 9, लेक्चर 5। मैं भूपेश आनंद आज एक बात और कहना चाहता हूं कि कई बार चीजें हमें मुश्किल लगती हैं, लेकिन हमें कछुए की भांति चलते रहना चाहिए। उन्हीं को जगह मिलती है जो चलते रहते हैं। लाइफ में तभी सक्सेस मिलती है। आप हाउस वाइफ हैं, आप रिटायर्ड हैं, आप किसी भी एज के हैं बेटे, ये म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का अगर आप एग्जामिनेशन क्लियर करके डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं, अपना तो भला करेंगे ही, अपने आसपास वालों को भी भला करेंगे, वो भी आपको दुआएं देंगे और आपको पैसे भी मिलेंगे। देखिए एक काम करेंगे कितना फायदा। आइए फिर हम करें। पीपल हु गेट प्लेसेस आर द वंस हु कीप मूविंग। जो चलते रहते हैं उन्हीं को मिलता है सब कुछ, ये जहां उसी को मिलता है। आइए मेरी कहानी को सुनिएगा। माई स्टोरी इन रिगार्ड टू इन्वेस्टर सर्विसेज। आई वॉन्ट टू टेल यू दैट व्हाट आर द नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस which आर देयर इन म्यूचुअल फंड एंड विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। 8 ऐसे मुद्दे विच आर कवर्ड इन नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, मतलब उसमें पैसे के लेना देना नहीं है, बट स्टिल आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। आपने देखा भी कोविड-19 के सिनेरियो के बाद कितने लोग मर गए। अज्यूम करते हैं किसी ने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कराया था और उसने नॉमिनी नहीं बनाया किसी को, तो बेटा वो बेचारे उसके घर वाले तो रोने लग गए होंगे। कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी उनको। अगर उसने एक हल्का सा छोटा सा फॉर्म भरा होता और उसमें नॉमिनेशन दे दिया होता, तो उसके मरने के बाद उसके घर वालों को, उसकी बीवी को, उसके बच्चों को सब कुछ मिल जाता। कई बार हम छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं और उसका जुर्माना हमारे पीछे वाले भुगतते हैं बेटे। तो आज मैं वो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की बातें करूंगा। मैं आज ये बताऊंगा कि अगर एक इन्वेस्टर मर गया तो उसके जो यूनिट्स हैं, उसके यूनिट्स कैसे ट्रांसफर होंगे उसकी वाइफ के नाम पे या उसके बच्चों के नाम पे, तो उसके लिए क्या क्या फॉर्मेलिटीज निभानी पड़ेंगी। दोज आर द नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। आज के इस लेक्चर में मैं ये बताऊंगा कि आपके पास यूनिट्स हैं तो आप उस यूनिट्स, कई बार पैसों की जरूरत पड़ जाती है यार, हम सोशल एनिमल है ना, इमरजेंसी में पड़ जाती है और आप यूनिट्स बेचना नहीं चाहते, तो क्या यूनिट्स के अगेंस्ट उनको गिरवी रखकर प्लेज करके आपका पैसे ले सकते हैं? अगर ले सकते हो तो फिर क्या क्या फॉर्मेलिटीज होंगी उसको देखेंगे। कई बार ऐसा भी होता है ना कि आप अपने बच्चों की, छोटे छोटे बच्चों के नाम पे म्यूचुअल फंड की यूनिट स्कीम्स ले लेते हैं। वो माइनर थे, अच्छा अचानक ही माइनर से धीरे धीरे वो बच्चे तो बड़े होंगे, मेजर बन गए। तो अगर माइनर से मेजर बन गए तो फिर क्या क्या फॉर्मेलिटीज निभानी पड़ेंगी बेटे। आपके क्लाइंट्स आपसे पूछेंगे। आपका क्लाइंट नॉन रेजिडेंट इंडियन भी हो सकता है और वो रेजिडेंट हो गया, उसको लगा यार मम्मी की फोन आई है, चिट्ठी आई है, वतन से चिट्ठी आई है, वो कहता है मैं सब बेच बाच के अब इंडिया आ गया, मुझे नहीं रहना अमेरिका, फिरंगी हरामी है, मैं नहीं रहूंगा फिरंगियों के साथ, मेरा भारत माता की जय, मेरा देश महान। तो नॉन रेजिडेंट से रेजिडेंट बन गया। अच्छा जब नॉन रेजिडेंट था तो उसके दूसरे अकाउंट से उसका दूसरा प्रूफ था, रेजिडेंशियल प्रूफ था, उसकी आईडी प्रूफ दूसरी थी उस। तो नाउ व्हाट आर द फॉर्मेलिटीज टू बी फॉलोड हियर। एंड एज अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर आपको ये सब पता होना चाहिए, तभी आप कॉन्फिडेंटली अपने क्लाइंट को गाइड कर पाएंगे। और आपको खुद भी पता होना चाहिए यार, कमर सीधी।
कमर बिल्कुल सीधी, लैपटॉप डेस्कटॉप में देख रहे हैं, कसम है आपको, अगर आपने मोबाइल फोन में देखा और नहीं लिखा तो कसम है, मैं बता रहा हूं फेल हो जाएंगे अगर आपने नहीं लिखा तो। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इन म्यूचुअल फंड में आज जो मैं बात करूंगा, सबसे पहली बात, इट रिलेट्स टू नॉमिनेशन। मतलब आप अपनी नॉमिनेशन कैसे कराएंगे, उसमें कितने व्यक्तियों को नॉमिनेट कर सकते हैं, क्या उसमें परसेंटेज ऑफ होल्डिंग भी रख सकते हैं, क्या आप चाहे तो नॉमिनी नहीं भी रखें तब भी चलेगा, आप वो बुक से पढ़ सकते हैं, मैं ये मना नहीं कर रहा, मैं आज आई विल बी शोइंग यू माय पीपीटीज। बट सवाल आता है कि क्या आप खाली पीपीटी पढ़ के या वर्कबुक पढ़ के आपको समझ आ जाएगा? बिल्कुल नहीं आएगा अगर आप मेरा लेक्चर नहीं देखेंगे। तो पहली बात नॉमिनेशन की बात लिखे। दूसरा मुद्दा, द पॉइंट विच विल बी गोइंग टू डिस्कस विद इज प्लेज और लियन ऑफ यूनिट्स। द थर्ड इज डीमैट अकाउंट। क्या म्यूचुअल फंड के यूनिट्स भी डीमैट अकाउंट में रखे जा सकते हैं? चेंज इन द पोर्टफोलियो, इन द पोर्टफोलियो, बेटे मैंने बताया था कि जब आप म्यूचुअल फंड में जाते हैं तो आपको लेजर फोलियो नंबर मिलता है, जैसे बैंक में आपको बैंक अकाउंट मिलता है। तो अगर उसमें कुछ आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन चेंज करानी है, आपका डाइवोर्स हो गया था, दूसरी बीवी आ गई, उसको चेंज कराना है, गलती से आपका नाम गलत था, आपका मोबाइल नंबर चेंज हो गया, ईमेल एड्रेस चेंज हो गया, तो दैट कैन ऑल्सो बी डन। बेटे उसको भी ध्यान रखना है क्योंकि आपके क्लाइंट्स का इन सब कुछ होगा, तो यू शुड बी अवेयर। पेपर के लिए तो होना ही चाहिए, प्रैक्टिकल लाइफ में भी पता होगा तो आप ज्यादा बता पाएंगे, कॉन्फिडेंटली आंसर दे पाएंगे। जमाना बेटा चुप रहने का नहीं रहा, आप तो बोल रहे हैं। आपके माइंड में जब भी आप किसी के फंक्शन में जाए, किसी के बर्थडे पार्टी में जाए, किसी के सगन में जाए, किसी के जगराते में जाए, किसी की मैरिज में जाए, आपका माइंड बस हमेशा फ्लक्चुएट करना चाहिए। एक विजिटिंग कार्ड बनाइए, वो हम बताएंगे एयरन के बाद कि क्या क्या करना है, और बार 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 आपने उस व्हाट्सएप को देना है, अपने इलेक्ट्रॉनिक कार्ड को देना है, लोगों को बताना है कि आप कौन है और आप उनका क्या फायदा कर सकते हैं, वो मैं बताऊंगा। बेटे एयरन नंबर आ जाए फिर आप हमारे से बात करना। नॉमिनेशन, प्लेज और लियन ऑफ यूनिट्स, डीमैट अकाउंट, चेंज इन फोलियो, चेंज इन पर्सनल इंफॉर्मेशन। अगर यूनिट होल्डर मर गया तो उसके यूनिट्स कैसे ट्रांसफर होंगे, ट्रांसमिशन ऑफ यूनिट्स, उसको देखेंगे। चेंज इन द स्टेटस ऑफ स्पेशल इन्वेस्टर कैटेगरीज, स्टेटस चेंज हो जाता है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का कर्ता कोई और था, उसका कोविड में ग्रैंडफादर मर गए, तो उसके बाद फादर रह गए, तो अब आप ये बताइए फादर साइन करेंगे तो चेंज इन द कर्ता ऑफ एचयूएफ, नॉन रेजिडेंट टू रेजिडेंट, माइनर टू मेजर, ये बातें आज हम सब डिस्कस करने वाले हैं। और लास्ट में इन्वेस्टर की ट्रांजैक्शन के टर्न अराउंड टाइम्स क्या है, मतलब आप जब ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसका टर्न अराउंड टाइम क्या है, कौन सी डे, कौन सा समय देखा जाएगा, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज विल बी कैलकुलेटिंग एनएवी ऑन दैट बेसिस। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई विल बी डिस्कसिंग विद द 8। आज चैप्टर 9 के 8 बातों को मैं डिस्कस करूंगा और आपके पेपर के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप देखिए ना, वो वर्क बुक से देख सकते हैं यार, मैं तो कह ही नहीं रहा, मैंने आई ऑल्सो प्रिपेयर्ड यू नो कंसेप्ट नंबर 11 स्पेसिफिकली ऑन टुडेज लेक्चर नंबर 5। बट आप ये देखिए ना, मैंने खत्म भी कर दिए, एक दो स्लाइड्स बना के खत्म कर दिए, बाकी सब भी ऐसे ही कर देते हैं। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ, फॉर रियल यू नो प्रैक्टिस ऑफ म्यूचुअल फंड्स। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा नॉमिनेशन, प्लेज, डीमैट, है ना, नॉमिनेशन, प्लेज, डीमैट, चेंज इन फोलियो डिटेल्स, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यूनिट्स, में चाहता तो 10 मिनट में कंप्लीट कर सकता था। बट आप देखिए वर्क बुक में अगर आप ध्यान से देखें तो वर्क बुक में भी काफी लंबी हिस्ट्री दी हुई है, आपके पास इतना टाइम ही नहीं है कि आप इतना पढ़ें, थोड़ा सा पढ़ेंगे भूल जाएंगे। तो मैंने आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू बताना है, आपको रियल लाइफ चीजों को जोड़ के बताना है, ड्रामे करके बताना है, बॉडी लैंग्वेज से बताना है कि आप मेरी आवाज सुनो। मैं शुरू हो चुका, मैं सबसे पहले आज एक मुद्दे की तरफ आ रहा हूं और उसका नाम है नॉमिनेशन। पहला मुद्दा नॉमिनेशन। आइए सभी बच्चे, सभी के सभी स्टूडेंट्स, आप हेडिंग लिखिए नॉमिनेशन। बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा आज के लाइफ में नॉमिनेट कराना, क्योंकि लाइफ बड़ी छोटी सी रह गई है, कब नहीं पता चलेगा, आप हिसाब किताब हो जाएगा आपका। तो आप जब अपना इन्वेस्टमेंट करा रहे हैं, और दूसरा जब आपके क्लाइंट्स के आप इन्वेस्टमेंट करा रहे हैं, तो उनकी नॉमिनेशन कराना कंपलसरी है। आपकी छोटी सी सावधानी उनको बहुत फायदा पहुंचा सकती है, और छोटी सी असावधानी उनको बाद में, उनके बाद बड़ी परेशानी क्रिएट कर सकती है। तो बेटे नॉमिनेशन बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आज आपको समझना है। ये था इन्वेस्टर, वो सोच रहा है कि यार मरना तो सबको है, भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन को कि सब मर जाएंगे, फिर आत्मा का जन्म नहीं होता, आत्मा बार बार आएगी, तू मर जाएगा। तो मुझे लगा कि यार मैं तो मर ही जाऊंगा, रामलाल को लगा। तो रामलाल के बाद उसको लगा कि उसके बाद जो उसके म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट है उसको क्या राम पेयर को मिलेंगे,
क्या उसके बच्चों को मिलेंगे, क्या उसके बेटे को मिलेंगे, क्या उसकी बेटी को मिलेंगे? तो वो इस चिंता में खोया हुआ था, इसलिए उसने अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से बोला कि डिस्ट्रीब्यूटर बता मैं नॉमिनेट कर सकता हूं ना? तो डिस्ट्रीब्यूटर ने भूपेश आनंद के लेक्चर्स किए हुए थे, तो उसने उसको क्लैरिटी दी, यस यू कैन डू नॉमिनेशन। आप अपनी नॉमिनेशन में 3 नॉमिनीज मैक्सिमम भर सकते हो, मतलब एक भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, मैक्सिमम 3। और उन नॉमिनेशन में आप होल्डिंग भी दे सकते हो कि भाई जो मेरे मरने के बाद जितनी भी यूनिट्स हैं 17% मेरी वाइफ को मिले, 15% बेटे को मिले, 15% मेरी बेटी को मिले, या जो भी कुछ भी आप करना चाहें। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता ना बेटा कि हमारे घर की स्थिति ऐसी होती है कि रिलेशंस अच्छे नहीं होते, हमें हमें ऐसा लगता है कि यार मेरे मरने के बाद ना इनको यूनिट्स ना मिले, कुछ भी ना मिले, तो मैं ऐसा भी कर सकता हूं कि आई डोंट वांट टू नॉमिनेट एनीथिंग। फिर मेरे को डिक्लेरेशन साइन करनी पड़ेगी दैट आई डोंट वांट टू नॉमिनेट माय यूनिट्स। और ऐसा भी हो सकता है कि आप बड़े धार्मिक हो, आपको लगता है यार जिंदगी जी ली, अब आपके मरने के बाद ये यूनिट्स वैष्णो देवी श्राइन ट्रस्ट में चले जाएं, गोल्डन टेम्पल को मिल जाए, उस ट्रस्ट को मिल जाए, मतलब यू कैन नॉमिनेट एनी टेम्पल, एनी ट्रस्ट को भी आप नॉमिनेट कर सकते हैं। तो वो सारी बातें डिस्कस करेंगे अगर आप लिखते हैं। फर्स्ट पार्ट है इन्वेस्टर्स वांट टू क्लैरिफाई, सो वांट टू मेक श्योर दैट देयर मनी गिव टू राइट पर्सन आफ्टर देयर डेथ। मैंने वो आदमी को मार डाला और ग्रेव यार्ड में डाल दिया, मर गया भैया, वो तो इन्वेस्टर मर गया। तो इन्वेस्टर के मरने से पहले वो क्या करेगा, अपनी अंतिम इच्छा पूरी करेगा और नॉमिनेशन फैसिलिटी को अडॉप्ट करेगा। मैक्सिमम ही कैन हैव 3 टाइप्स ऑफ नॉमिनीज। मैंने लिखा यहां पे वाइफ, फिर सन, फिर डॉटर। कुछ भी नहीं लिखता तो 1/3 मिलने वाला है। बट अगर वो लिखता है कि नहीं 60% वाइफ को देना, 20% इसको देना, 5% इसको देना, तो जितना लिखा है उतना मिलेगा। मैंने इसलिए जान के उन तीनों की फोटो बनाई है, आपको अब याद रहने वाला है। मेरे एग्जाम्पल्स, मेरी फोटो याद रहेगी उस दिन जब आप पेपर दे रहे होंगे। अच्छा, अगर आपको लगता है कि आप भूल गए या परसेंटेज नहीं डाली, तो भाई साहब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। 3 है तो 1/3, 1/3, 1/3, 4 हो ही नहीं सकते। 2 है तो 1/2, 1/2, 1 है तो 100% मिलना ही है। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है कि नॉमिनी मैंने बना दिया अपनी वाइफ को, वाइफ के मरने से पहले, अच्छा मेरे मरने से पहले वाइफ ही मर गई, ये लो रद्द कर दिया आपने। ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता? नॉमिनी की डेथ इन्वेस्टर से पहले हो सकती है या नहीं हो सकती? भाई साहब, इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है। कोविड-19 के बाद आपको पता है सब कुछ हो सकता है आजकल। तो इसका मतलब इन्वेस्टर के मरने से पहले अगर नॉमिनी मर गया तो फिर वो नॉमिनेशन खराब हो गई भाई साहब, उसको दोबारा नॉमिनी बनाना पड़ेगा। तो वो देखेंगे इफ मोर देन वन नॉमिनी परसेंटेज देन इक्वल प्रोपोर्शन, ये हो गया। इन केस ऑफ जॉइंट होल्डर्स, मान लेते हैं 2 जॉइंट होल्डर्स है, हस्बैंड और वाइफ, और हस्बैंड अपना नॉमिनी बनाना चाहता है, वाइफ अपना नॉमिनी बना सकते हैं, डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी। तो मैंने लिखा इन केस ऑफ जॉइंट होल्डर्स कैन डू नॉमिनेशन बट ऑल जॉइंट होल्डर्स हैव टू साइन द डिक्लेरेशन इन रिगार्ड टू नॉमिनी। मतलब उनका भी आपस में ना वो होना चाहिए, मतलब क्या होनी चाहिए, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि हाँ हम इसको नॉमिनी बनाएंगे। खाली एक जॉइंट होल्डर 1 कहे जी इसको बना रहे हो तो साइन कराओ भाई। इसका मतलब उस डिक्लेरेशन ऑफ नॉमिनी में दोनों जॉइंट होल्डर्स के सिग्नेचर होंगे, तभी वो नॉमिनी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। हाँ, अगर एक ही होल्डर है फिर तो वो जिसको चाहे नॉमिनी बना सकते हैं। जॉइंट होल्डर है तो दोनों का साइन चाहिए, डिक्लेरेशन चाहिए। नॉमिनेशन कैन ओनली बी फॉर इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, मतलब मैं किसी इंडिविजुअल को नॉमिनेट कर सकता हूं, मतलब किसी नेचुरल पर्सन को कर सकता हूं। आई कैन नॉट नॉमिनेट नॉन इंडिविजुअल्स। मैं किसी कंपनी को, किसी पार्टनरशिप फर्म को नहीं नॉमिनेट कर सकता, है ना? तो नॉमिनेट कैन बी ओनली फॉर इंडिविजुअल पर्सन। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, ठीक है। माइनर कैन नॉट मेक नॉमिनेशंस। अच्छा, माइनर खुद ही कैपेसिटी नहीं है उसके पास कॉन्ट्रैक्ट की, उसकी केवाईसी वैसे ही नहीं हमने कराई, हमने केवाईसी पे वैसे उसके गार्जियन की या जो भी लीगल है, जो भी था पेरेंट थे उसके कराई है, तो वो कैसे नॉमिनेट करेगा? बिकॉज ही डोंट हैव द कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। तो आप खुद लॉजिकली सोचिए, माइनर कैन नॉट नॉमिनेट, माइनर कैन नॉट डू नॉमिनेशन, ही कैन बी नॉमिनी, मतलब वो नॉमिनी तो बन सकता है। कई बार मूवीज देखते हैं ना कि छोटे से बच्चे को पूरी प्रॉपर्टी मिल गई उनके माता पिता के डेथ के बाद, लेकिन वो यूज नहीं कर सकता जब तो मेजर नहीं हो। देखा होगा आपने मूवीज में। तो ही कैन बी नॉमिनी बट ही कैन नॉट नॉमिनेट। वो 18 साल के बाद ही नॉमिनेट कर सकता है। तो उस मुद्दे के ऊपर पिक्चर्स बन गई हैं।
ठीक है जी। इन केस इन्वेस्टर डज नॉट वांट टू नॉमिनेट देन ही कैन गिव डिक्लेरेशन। ये बात मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। लिखेंगे तो साहब अपना फायदा करेंगे, मेरा कोई फायदा तो है नहीं। क्लाइंट आपसे पूछेगा फिर पढ़ेंगे। आज मैं बता रहा हूं, आज आप देख नहीं रहे, नखरे हैं आज आपके, बार बार मोबाइल फोन पे देख रहे हो, थप्पड़ मारो खींच के। इन्वेस्टर कैन नॉमिनेट इंडिविजुअल, माइनर, एनी गवर्नमेंट, एनी दिस ट्रस्ट और वैष्णो देवी टेम्पल। मैंने आपको अभी भी बताया कि उसकी इच्छा, भाई साहब हमारा देश, भारत देश धर्म का देश है, तो हम टेम्पल में विश्वास रखते हैं, हम उसमें दे देंगे, टेम्पल में गवर्नमेंट को दे देंगे, लोकल गवर्नमेंट को दे देंगे, स्टेट गवर्नमेंट को दे देंगे, म्यूनिसिपैलिटी को दे देंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देंगे। मोदी जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, उनको दे देंगे, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो यस, यू कैन नॉमिनेट ऑल दिस। तो मैं आज पहली बात, एक बात बताऊं, नॉमिनेशन काफी बड़ा क्लॉज है, 2-3 पेज है वर्कबुक के। मैंने उसको बड़े छोटे फॉर्म में, पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन में, प्रैक्टिकल रिप्रेजेंटेशन में, प्रैक्टिकल एग्जांपल यूज करके बताया। नॉमिनेशन कैन बी चेंज्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। भाई मुझे आज लगता है मैं अपनी बीवी को बनाता हूं, बट कुछ दिनों के बाद मुझे लगता है कि बीवी मेरे से बात ही नहीं करती ढंग से, तो मैं बीवी को हटा सकता हूं, मैं किसी और को बना सकता हूं, फिर उसको हटा सकता हूं, उसको बना दूंगा, उसको हटा दूंगा, गर्लफ्रेंड को बना दूंगा, उसको हटा दूंगा, सेकंड में, जिसको मर्जी बनाओ, जितनी बार मर्जी बनाओ, आपकी मर्जी भाई साहब, लिख लो। नॉमिनेशन कैन बी चेंज्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम फॉर एनी नंबर ऑफ टाइम्स। इफ नॉमिनी डाइज प्रायर टू इन्वेस्टर, वो खुद ही मर गया। इफ एनीवन आउट ऑफ मल्टीपल नॉमिनी डाइज, मतलब बड़े सारे ऐसे हादसे हो सकते हैं ना, लाइफ कितनी छोटी सी है ना, तो ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टर बाद पहले मरेगा, नॉमिनी बाद में मरेगा, कुछ भी हो सकता है किसी के साथ, कुछ भी। तो नॉमिनेशन आप बार बार चेंज कीजिए, आपकी मर्जी है। अब एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट बतानी है, वैसे डीमेट अकाउंट की बात मैं भी बताऊंगा। मैं आपसे ये कहता हूं कि आपने अपने यूनिट्स डीमेट अकाउंट में रखे हुए हैं। अभी एक सेकंड के लिए मानता हूं कि आपको पता है डीमेट अकाउंट क्या होता है। आपने अपने यूनिट्स डीमेट अकाउंट में रखे, और डीमेट अकाउंट में आपने नॉमिनी अपनी वाइफ को बनाया, और आपने जब यूनिट्स लिए थे म्यूचुअल फंड के, क्योंकि डीमेट तो बाद में कराया होगा, तो जब आपने यूनिट्स लिए थे म्यूचुअल फंड के, तो म्यूचुअल फंड के रिकॉर्ड में नॉमिनेशन आपने सन को कराया। तो सवाल आता है कि कौन से नॉमिनी को माना जाएगा। तो लॉ मेकर्स रेगुलेशंस ये कहती है कि जो डीमेट अकाउंट का नॉमिनी है वही सिद्ध माना जाएगा, दैट विल बी ट्रीटेड एज अ नॉमिनी। इन्वेस्टर ने डीमेट अकाउंट होल्डिंग्स में अपनी वाइफ को या जिसको भी कराया है ना, उसकी अपनी वाइफ को कराया, बट इन म्यूचुअल फंड अपने बेटे को कराया, तो अल्टीमेटली हम डीमेट अकाउंट में जो नॉमिनी है उसको अधिकार देंगे, ना कि बेटे को। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट मुद्दे पे आ चुका। बेटे छोटे छोटे मुद्दे हैं, आप एग्जाम्पल्स देखिए, मेरी बातों को सुनिए, उसी से समझ आ जाएगा। सवाल ये आता है, ये बात मैंने वैसे ये वाला जो प्लेज और लियन वाला ना बहुत बार बताया हुआ है कि एक म्यूचुअल फंड कंपनी अपने यूनिट्स को गिरवी रखवाकर यूनिट होल्डर्स को लोन नहीं दे सकती, जैसा LIC के केस में अवेलेबल है, अलाउड है, बट इट इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड्स। बट एक यूनिट होल्डर को पैसों की अगर जरूरत है, तो क्या वो यूनिट्स गिरवी रखकर किसी मुथ्थू फाइनेंस को या किसी बजाज फाइनेंस को या किसी भी बैंक को गिरवी रख के क्या यूनिट्स ले सकता है? हाँ ले सकता है, पैसे ले सकता है। यूनिट्स को गिरवी रख दे, पैसे ले ले। हाँ म्यूचुअल फंड में नहीं रख सकता, बस ये बात हमने कहा। इसका नाम है प्लेज और लियन ऑफ यूनिट्स। इट इज जस्ट वी हैव टू डिस्कस इन इन्वेस्टर सर्विसेज, नो डाउट यू आर अवेयर ऑफ दैट। ठीक है जी। तो मैंने एक चित्र बनाया, चित्र रूपा, चित्र के रूप जैसी। नेक्स्ट में आ गया जी डीमेट अकाउंट। मैंने आपको बताया ना, शेयर्स का डीमेट अकाउंट में होना कंपलसरी है, बट आज की डेट में म्यूचुअल फंड रेगुलेशंस ये नहीं कहती कि इट इज कंपलसरी दैट यू शुड कीप ऑल यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन डीमेट फॉर्मेट। आपकी मर्जी है, श्रद्धा भावना है भाई साहब, करना है करो, नहीं करना है मत करो, क्योंकि हम यहां पर इन्वेस्टर के फायदे की बात करते हैं। हम चाहते हैं कि गरीब, हम चाहते हैं पुअर, हम चाहते हैं गांव दराज के लोग इसमें इन्वेस्ट करें हैं। अब हम उनको कहें डीमेट अकाउंट बना, तो वो आधे से ज्यादा तो करेंगे नहीं, तो हम कहते हैं मत बनाओ भाई यार, आप डीमेट अकाउंट कंपलसरी नहीं है, इट कैन बी देयर, आपकी मर्जी है। हाँ ये बात अलग है कि डीमेट अकाउंट में रखोगे तो कुछ फायदे होने वाले, कि आप कुछ चेंजेस करेंगे तो जल्दी चेंजेस हो जाएंगे, है ना, आपके पास रिकॉर्ड होगा, आप एक ही जगह मेंटेन कर सकते हैं। बैंक अकाउंट को चेंज करना तो फटाफट हो जाएगा। कुछ फायदा तो होंगे ही, मैं तो ये कह ही नहीं रहा कि फायदे नहीं होंगे, बट रेगुलेशंस में ये कंपलसरी नहीं है दैट ऑल द यूनिट शुड बी इन डीमेट अकाउंट। तो आप एक बार लिखेंगे, कमर सीधी कर लीजिए, इन्वेस्टर एज पर हिज विश, इन्वेस्टर एज पर हिज विश कैन होल्ड हिज यूनिट्स इन डीमेट अकाउंट। मर्जी है।
No statement of account in case of demat account holders. I think in the last lecture, I think in the last lecture or chapter, I told you that there are three types of statements. One is monthly statement, second is annual statement, and third is कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट. अगर आपके पास डीमेट अकाउंट है तो फिर आपको ये स्टेटमेंट्स नहीं मिलेंगी. आपको डीमेट वाला जो जहां पे आपने डीमेट ओपन किया वो डिपॉजिटरी आपको बस कंफर्मेशन देगा. ये बात समझनी है. लिख लिया, लिख लीजिए. No statement of accounts in case of demat account holdings. Rather investor will get confirmation for demat from depository participant जहां से भी आपने उसको बनाया. ठीक है जी. मैं भूपेश आनंद आगे आ चुका. सर आज थोड़ी जल्दी में चल रहे हैं बेटे. ये छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, आपको आते हैं. मैं चाहता तो पीपीटी से बोल सकता था, लेकिन मुझे लगा नहीं, मैं मन से बोलूंगा, आपको सारे एग्जांपल्स दूंगा. आइए अगले मुद्दे की तरफ बढ़े. हमने 2-3 मुद्दे कंप्लीट कर दिए. आप सुनिए बस और हेडिंग छोटी छोटी लिखिए. चेंज इन फोलियो डिटेल्स. अच्छा आप मुझे बताइए कि क्या आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन में चेंजेस होती है या नहीं होती. यार एक लड़की है, वो बेचारी पैदा कहीं होती है और उसकी मैरिज किसी घर में होती है, उसका नाम भी बदल जाता है, मोबाइल नंबर बदल जाता है, उसकी हैसियत ही बदल जाती है. तो क्या लगता है किसी इंसान की पर्सनल इंफॉर्मेशन में चेंजेस आ सकते हैं या नहीं आ सकते. यस, इट कैन बी पॉसिबल एंड इट इज अ नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन. तो ये जो मुद्दा, द लर्निंग ऑब्जेक्टिव विच आई वांट टू टेल यू इज दैट इफ देयर इज अ चेंज इन द मोबाइल नंबर, इफ देयर इज अ चेंज इन द नेम, इफ देयर इज अ चेंज इन द नेम ऑफ मदर और फादर, और इफ देयर इज एनी करेक्शन मिस्टेक, गलती से नाम था राम लाल आनंद, लाल नहीं आया तो चेंज करना पड़ेगा. भूपेश कुमार आनंद तो चेंज करना पड़ेगा. तो अगर इन सब चीजों की वजह से बदली है, वो लाइफ में हो जाता है यार. हम इतने बिजी रहते हैं, कई बार हमारे खुद नहीं भी चाहते तो गलती हो जाती है. जैसे महेश पाल महाजन या महेश पाल. अब पॉल PAUL भी हो सकता है, PAL भी हो सकता है. अब अगर PAUL है और पैन कार्ड में PAL है तो दिक्कत आ गई. तो इट कैन बी चेंज. तो यहां पे लिखा हुआ है देयर कैन बी 2 टाइप्स ऑफ चेंजेस इन रिलेशन टू फोलियो. कि क्या वो KYC रिलेटेड है, क्या वो पैन कार्ड में नंबर में चेंज है, या नॉन KYC रिलेटेड है. अगर KYC रिलेटेड है तो आपको रजिस्ट्रार ट्रांसफर एजेंट से कराना पड़ेगा और एक ही जगह कराना पड़ेगा. बाकी अपने आप म्यूचुअल फंड में सभी में चेंज हो जाएगा, कोई घबराना नहीं है. तो आप लिखेंगे ना तभी तो समझ आएगा. देख रहे मेरी तरफ, मारो थप्पड़, लिखो. देयर कैन बी 2 टाइप्स ऑफ चेंजेस इन द फोलियो, KYC रिलेटेड और नॉन KYC रिलेटेड. अगर वो KYC रिलेटेड है तो बेटा ये चेंज इन एड्रेस है, चेंज इन करेक्शन ऑफ डेट ऑफ बर्थ है, करेक्शन इन द नेम ऑफ इन्वेस्टर है, मोबाइल नंबर है, ईमेल एड्रेस है. ये सारी चेंजेस हम कहेंगे ये KYC रिलेटेड हैं, जिससे ID प्रूफ या एड्रेस प्रूफ या वो चेंजेस है. तो बेटे उनसे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स में चेंजेस हैं ऑल आर KYC रिलेटेड, सो यू हैव टू गेट इट चेंज्ड. अब हर जगह नहीं कराने, हर म्यूचुअल फंड में नहीं कराने. आप एक RTA के पास जाएं, सेंट्रल प्रोसेसिंग सिस्टम है, सेबी ने यही बात बताई है. आप वहां जाएं, चेंज करें, ऑटोमेटिकली सब जगह चेंज हो जाएंगे. चेंज ऑफ बैंक, चेंज इन पर्टिकुलर नेम, दिस. आप चेंज इन होल्डिंग भी करा सकते हैं, सिंगल से जॉइंट और जॉइंट से सिंगल भी करा सकते हैं. ऑल दीज आर टू बी डन विद एक ही रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट. सबसे नहीं कराना. कन्वर्जन ऑफ माइनर टू मेजर एंड चेंज इन नॉमिनेशन. और ये 2 बातें जो लिखी है ना बड़ी इंपॉर्टेंट है. अगर आपने नॉमिनेशन चेंज कराना है तो फिर ये आपको RTA के पास नहीं जाना पड़ेगा, फिर आपको वहां पर जाना पड़ेगा, हर म्यूचुअल फंड पे जाना पड़ेगा. क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपने नॉमिनेशन एक्सिस में किसी और को दिया हो, HDFC में किसी और को दिया हो, SBI में किसी और को दिया हो, और अगर माइनर से मेजर हो गया तो बेटे ऐसा भी हो सकता है वो फिर उस केस में तो माइनर की तो अभी KYC हुई नहीं थी, तो फिर माइनर की KYC होगी, तो उस केस में आपको सेपरेट म्यूचुअल फंड में जाना पड़ेगा. ये 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है. इन केस अ चेंज इज देयर फ्रॉम माइनर टू मेजर, and if there is a change in the nomination, then it cannot be done with by one registrar and transfer agent. Rather you have to go to every mutual fund, because it can differ from person to person, from mutual fund to mutual fund. It can be same also, but the point is these 2 points I have written in red color because these are very important and you should write it down. Cannot be done with KYC agencies because there can be, मैंने reason लिख दिया, there can be different nominees for different mutual funds. हो सकते हैं, नहीं हो सकते. इसलिए आपको कराना पड़ेगा
एंड इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स कैन रजिस्टर अप टू 5 बैंक अकाउंट्स। इसके ऊपर पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। एन इंडिविजुअल कैन हैव डैश बैंक अकाउंट्स 3, 2, 1, 5। 5 हो सकते हैं, 5 पांडव थे, 5 बैंक अकाउंट्स। इसके पीछे भी लॉजिक है कि भाई आपने जब फॉर्म भरा तो उस समय अज्यूम करते हैं कैनरा बैंक का दे दिया है ना, उसके बाद कैनरा बैंक से आपने अकाउंट बंद कर दिया, आपको ध्यान ही नहीं रहा, अब दिक्कत आ जाएगी। तो आपके जितने अकाउंट्स है ना, 5 के 5 मैक्सिमम 5 अकाउंट्स बैंक अकाउंट, एचडीएफसी में उसका भी नंबर दे दो, एक्सिस का उसका दे दो, आईसीआई का उसका दे, सबके दे दो 5 के, जिससे कि एक आध बैंक तो होगा भाई साहब, उसमें कर लेना, उसमें ले लेना, क्या पता आपने वो बैंक क्लोज कर दिया हो, क्योंकि आजकल ये चार्जेस भी बहुत लेते हैं। तो 5 अकाउंट्स आप कर सकते हैं, और अगर आप नॉन इंडिविजुअल हैं तो 10, 5 और 5 10, 10 बैंकिंग अकाउंट्स कैन बी देयर इफ यू आर ए नॉन इंडिविजुअल। इसको ध्यान रखना है, एक एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता जाऊंगा। आज एक गाना भी दिखाना है बेटे, मैं दिखाऊंगा ना, क्यों नहीं दिखाऊंगा आप ये बताओ। आप मेरे हो या नहीं, मेरे हो ना, तो मैं दिखाऊंगा बेटे, बिल्कुल दिखाऊंगा। देखो कितना बढ़िया गाना है। ये तो क्या मुमकिन नहीं है, सब कुछ मुमकिन है। खाली बहाने बना रहा तू अपने लिए, निकालना आधा घंटा, निकालना 1 घंटा, जल्दी उठना, क्यों सोता इतना, लिस्ट बना ना क्लाइंट्स की, वो मेयरन के बाद बताएंगे क्या क्या करना है। आप अभी आपका फोकस होना चाहिए हाउ टू क्लियर दिस एग्जामिनेशंस। आइए जी, आइए आइए, मेहरबान 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 कदरदान। ऐसा भी तो हो सकता है कि फादर मर गए, मरना सबको है, उन्होंने म्यूचुअल फंड में बड़े सारे यूनिट्स इन्वेस्ट किए थे, अब तो मर गए, तो उसके बाद उनके मरने के बाद वो म्यूचुअल फंड के यूनिट्स उनकी वाइफ को मिल जाएंगे, नॉमिनी को मिल जाएंगे, अगर नॉमिनी नहीं है तो लीगल हेयर को मिल जाएंगे। उस प्रोसेस का नाम है ट्रांसमिशन। इट मींस यूनिट्स ऑफ X will be transferred in the name of Mrs. X. This process is named as transmission and it can only be possible after the death of the main investor. And it has to be intimated by the legal heir or the nominee कि भाई साहब ये मर गया है, अब आप ये यूनिट्स जो इसके थे मेरे नाम में ट्रांसफर कर दो, क्योंकि म्यूचुअल फंड वालों को क्या पता कि ये मर गया जिंदा है, इन्वेस्टर, मेन इन्वेस्टर। तो ये आपको नॉमिनी को, लीगल हेयर को बताना पड़ेगा उन म्यूचुअल फंड कंपनीज को कि भाई साहब वो मरा गए हैं, उनके यूनिट्स हमारे नाम में ट्रांसफर कर दो। इस प्रोसेस का नाम है ट्रांसमिशन ऑफ यूनिट्स, लिख लीजिए। हस्बैंड कैन नॉट गिफ्ट और डू ट्रांसमिशन इफ ही वांट्स टू हिज यूनिट्स ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। जब तक जिंदा है तब तक नहीं ट्रांसफर कर सकता, तब तक गिफ्ट भी नहीं दे सकता। अ ट्रांसफर और अ ट्रांसमिशन कैन ओनली हैपन, मरने के बाद नाते टूट जाते हैं, आत्मा नहीं मरती, इंसान खत्म हो जाते हैं, फिर नया जन्म मिलता है। तो ट्रांसमिशन मरने के बाद होगा, इस बात को ध्यान रखना। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लीगल हेयर और द नॉमिनी कि वो आवाज लगाए और म्यूचुअल फंड के पास जाए कि भाई वो मर गया, नाम ट्रांसफर हमारे कर दो, क्योंकि उसको कैसे पता चलेगा यार। Mutual fund will not automatically transfer as they are unaware whether investor is alive or dead. कोविड सिनेरियो के बाद यही हुआ। इन केस ऑफ जॉइंट होल्डिंग्स, मान लेते हैं 3 जॉइंट होल्डर थे, ऐसे जो होल्डर 1 होता है ना वो एक्चुअली में ज्यादा प्रिंसिपल होता है। जॉइंट होल्डर 1 मर गया तो जॉइंट होल्डर 2 को ट्रांसमिशन हो जाएंगे सारे शेयर्स और यूनिट्स। 2 मर गया तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं, 1 तो है ही वैसे ही मेन। आइए जी, मैं आखिरी पड़ाव पे पहुंच रहा हूं, फिर मैं पीपीटी में आऊंगा और वर्किंग नोट्स में, आपकी वर्कबुक में आऊंगा। अगर माइनर से मेजर बन गए, 18 साल के अब आप हो गए, तो जब आप माइनर थे तो आपकी हमने केवाईसी नहीं कराई थी, तो आपकी केवाईसी अब होगी। फिर आपका बैंक अकाउंट के सिग्नेचर्स हमें पता होने चाहिए। केवाईसी का मतलब आपका पैन कार्ड होना चाहिए, आईडी प्रूफ, रेजिडेंशियल प्रूफ, आपकी फोटोग्राफ। It means if a person becomes from major from minor, then he has the full right that he can enter into capacity to contract. He can now can operate that mutual fund, his investments, he can manage those investments because law makers ये कहते हैं कि अब उसके पास इतनी कैपेबिलिटी, इतना दिमाग आ गया है कि वो अपना अच्छा भला बुरा जान सकता है। तो उस केस में
उसने जो पहले नहीं किया था वो करना पड़ेगा। तो वहां पे मैंने लिखा माइनर से मेजर बन गया है, तो पहली बात केवाईसी ऑफ माइनर करानी पड़ेगी। और केवाईसी ऑफ माइनर में 3 डॉक्यूमेंट्स, आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ मतलब पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ आधार कार्ड मान लीजिए, एंड तीसरा उसकी फोटोग्राफ। सिग्नेचर वेरिफिकेशन ऑफ फ्रॉम द बैंक, बैंक से सिग्नेचर वेरीफाई करवाने पड़ेंगे। ठीक है सर। उसी स्कीम में उसी फोलियो नंबर से उसका स्टेटस, खाली स्टेटस चेंज होगा, वही स्कीम रहने वाली है जो माइनर में थी, वही सब कुछ वैसे ही रहने वाला है, कोई टेंशन की बात नहीं है। आफ्टर कन्वर्जन मेजर कैन स्टार्ट ऑपरेटिंग हिज इन्वेस्टमेंट्स। बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है, 2 पेज है वर्कबुक के, आपको प्रैक्टिकली बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट आएगा। आपके क्लाइंट्स के साथ ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी, वो उनके बच्चे होंगे और वो माइनर से मेजर बनेंगे, तो आपको ये सारी बातें टिप्स में आनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट में आ गया, अगर नॉन रेजिडेंट इंडियन था, अब वो रेजिडेंट बन गया, तो भाई साहब नॉन रेजिडेंट इंडियन के अगर म्यूचुअल फंड के यूनिट्स हैं और उसने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की है, तो उस समय ना जमाने में जब वो एनआरआई था तो एनआरओ अकाउंट होता था, एनआरई अकाउंट होता था, जो भी उसने अकाउंट बनाया था, है ना। अब उसको अपना एक तो स्टेटस बताना पड़ेगा, स्टेटस चेंज करना पड़ेगा, बैंक अकाउंट नया ओपन करना पड़ेगा एज अ रेजिडेंट इंडिविजुअल, और 30 दिन के अंदर अंदर जैसे उसका स्टेटस चेंज होता है फ्रॉम नॉन रेजिडेंट टू रेजिडेंट, उसके 30 डेज के अंदर अंदर ही हैज टू इंटीमेट टू द म्यूचुअल फंड पीपल। नहीं करेगा तो मैं देखेंगे कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। आप अपने क्लाइंट्स को बता सकते हैं कि अगर आप नहीं करते तो फिर क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, आपको टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा, कैपिटल गेन का टैक्स देना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, मैं बताऊंगा। इंपॉर्टेंट है, लिखना है, कमर सीधी करके लिखेंगे। चेंज इन द स्टेटस ऑफ स्पेशल इन्वेस्टर कैटेगरी फ्रॉम एनआरआई टू रेजिडेंट इंडियन हैज टू फॉरगो एनआरआई स्टेटस। पहली बात, भूल जाओ कि आप एनआरआई थे। ओपन रेजिडेंट इंडियन बैंक अकाउंट, आपको नैन रेजिडेंट इंडियन बैंक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। कैन कंटिन्यू विद, क्योंकि जब आप एनआरआई थे तो आपके एनआरओ अकाउंट होगा, एनआरई होगा, एफसीएनआर होगा, वो तो ओपन ही रहेंगे क्योंकि वो पैसे आपके उसमें पड़े हुए फॉरेन करेंसी के, वो ओपन रख सकते हैं। इफ इन्वेस्टमेंट्स आर इन डीमेट अकाउंट फॉर एनआरआई देयर इज ए अकाउंट कॉल्ड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम। अगर उस एनआरआई ने डीमेट में कन्वर्ट कराए हुआ है और वो एनआरआई था तो उसने वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम में डीमेट अकाउंट बनाया होगा। क्योंकि वो एनआरआई अब नहीं है तो उसको वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम बंद करना पड़ेगा और इंडियन डिपॉजिटरी में दोबारा से डीमेट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। मतलब उसका पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम रद्द हो जाएगा क्योंकि वो एनआरआई के लिए होता है, अब वो एनआरआई है ही नहीं। तो यही बात लिखी है। Now, after becoming resident Indian, he cannot continue with portfolio investment scheme or portfolio investment account, and he has to open a normal DP depository account open करना पड़ेगा with residential status, and that has to be done. Again, he has to go for fresh KYC, ID, residential ID, personal ID, and photographs. तो आपने ये रटना भी नहीं है, आप लॉजिकली सोचेंगे ना तो आपको खुद पता चलेगा कि क्या क्या चीजों की जरूरत होगी, है ना। एनआरआई का केस इंपॉर्टेंट है, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। देन ऑल दीज ऑफ टू बी इन्फॉर्म टू द म्यूचुअल फंड इन 30 डेज। अगर आप नहीं करते, आपके मन में आ रहा होगा नहीं करते, मत करो भाई साहब। आपका जो कैपिटल गेन होगा उसमें टीडीएस कटेगा। याद है आपको टैक्सेशन में मैंने बताया था, रेजिडेंट्स के कैपिटल गेन में टीडीएस नहीं कटता, बट नॉन रेजिडेंट के केस में कैपिटल गेन में टीडीएस कटेगा। एक तो वो टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा और फिर आप कुछ पैसे विड्रॉ भी नहीं कर पाओगे। अभी देख लेते हैं। तो इसका मतलब आपको इन्फॉर्म करना कंपलसरी है। इन केस एनआई डू नॉट इन्फॉर्म, इंपॉर्टेंट है, लिख लो लिख लो लिख लो। इन रिगार्ड टू रेजिडेंशियल स्टेटस मनी विल गो टू द एनआरओ अकाउंट एंड ही विल नॉट एबल टू विड्रॉ। क्योंकि म्यूचुअल फंड को थोड़ी पता है कि आप रेजिडेंट बन गए हो, आपने इन्फॉर्म भी नहीं किया। पैसे तो एनआरओ में जाएंगे क्योंकि आप तो एनआरआई हो, और आप विड्रॉ भी नहीं कर पाओगे क्योंकि अब आप रेजिडेंट बन गए हो। एंड उसमें टीडीएस भी कट जाएगा क्योंकि आपको कैपिटल गेन हो गया। अगर आपने कोई यूनिट्स बेचे और आपका कैपिटल गेन हो गया तो कैपिटल गेन में जो टीडीएस कटता है एनआरआई के केस में, आपका टीडीएस कटेगा। अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी। तो इसका मतलब समझ आ रही क्या है, इन्फॉर्म कर दो, चालाकी मत करो ज्यादा, है ना। अपने क्लाइंट को यही बताना है। हाँ, डिविडेंड इनकम में टीडीएस चाहे आप रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो, मैंने आपको चैप्टर 6 के टैक्सेशन में बताया दोनों में कटता है। 5,000 तक नहीं कटता, उसके बाद तो बताया होगा। अब हमें लास्ट में आ गया जी, कर्ता मर गया। कर्ता मतलब क्या है,
जैसे हिंदूज में क्या होता है, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, फादर, मदर, सन, वाइफ, माइनर सन। फादर, ग्रैंडफादर मर गए और पहले उन्होंने क्या किया था, एचयूएफ के नाम पे इन्वेस्ट किया हुआ था म्यूचुअल फंड में, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया था, अब ये तो मर गए। अच्छा, हिंदूज में क्या है कि अगर एक कर्ता मर जाता है ना, तो जो नेक्स्ट मेल मेंबर होता है ना, उसको कर्ता बना देते हैं। तो मतलब अगर ग्रैंडफादर मर गए तो फादर कर्ता बन गए। तो अब फादर कर्ता बन गए, इस बात का प्रूफ क्या है, सारे फैमिली मेंबर्स को पार्टनर्स होंगे, उनको साइन करना पड़ेगा, हाँ भाई यही बन गया कर्ता, अब ये बन गया, ये बन गया, यही बन गया कर्ता। बैंक अकाउंट में अगर अकाउंट मेंटेन है तो वहां भी सिग्नेचर चेंज होंगे, क्योंकि अब ये वाला कर्ता साइन करेगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको डिपॉजिट करने पड़ेंगे, वो मैंने लिख दिए, आप ऊपर हेडिंग लिखिए, चेंज इन स्टेटस स्पेशल इन्वेस्टर कैटेगरी फ्रॉम कर्ता ऑफ एचयूएफ। कर्ता विल साइन ऑल डॉक्यूमेंट्स। न्यू कर्ता, मैंने कहा कर्ता मान लेते हैं, वैसे बता रहा हूं कि पुराना जो कर्ता है ना, वो कर्ता ही सब कुछ करता है ना, वही करता है। अब वो मर गया, देखो मैंने उसको मार डाला, देन सीनियर मोस्ट मेल मेंबर ऑफ द फैमिली विल बिकम कर्ता। मतलब अगर कर्ता कुछ ना करता, वो मर जाता, तो दूसरा मेल मेंबर ही सब कुछ करता, नेक्स्ट सीनियर मोस्ट मेंबर, एंड वी हैव टू चेंज द स्टेटस, वी हैव टू चेंज द कर्ता। तो उस केस में उसको केवाईसी करानी पड़ेगी। सो टू बी अपडेटेड अलोंग विद द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। हमें अब कर्ता चेंज कराना है म्यूचुअल फंड में, तो अब क्या क्या करना है, अटेस्टेड कॉपी ऑफ डेथ सर्टिफिकेट, वो जो ग्रैंडफादर मर गए उनका डेथ सर्टिफिकेट अटेस्टेड होना चाहिए। बैंक स्टेटमेंट, सिग्नेचर एंड डिटेल्स ऑफ न्यू कर्ता, जो पुराना बैंक अकाउंट था जिसमें पुराने वाला जो मरा गया था कर्ता, उसका अकाउंट था, उसकी स्टेटमेंट और नए कर्ता का रिकॉर्ड डिटेल, न्यू कर्ता सिग्नेचर वेरिफिकेशन। एंड इफ न्यू कर्ता इज नॉट केवाईसी, मान लेते हो केवाईसी नहीं थी, पहले माइनर था, किसी भी वजह से नहीं थी, तो उसकी केवाईसी होगी। और अगर एचयूएफ की भी केवाईसी नहीं थी तो उसकी भी केवाईसी होगी। मैं वैसे कह रहा हूं ये हाइपोथेटिकल केस है, फिर भी तो लिख लें, इफ न्यू कर्ता इज नॉट केवाईसी देन केवाईसी, व्हेन केवाईसी टू बी डन, इफ नॉट एंड इंडेमनिटी बॉर्ड फ्रॉम एवरी को पार्टनर। मतलब ग्रैंड मदर रह गई, फादर रह गए, मदर रह गए, सन रह गई, फाइव रह गए और माइनर रह गए, इन सबको हम बोलते हैं ये को पार्टनर्स हैं। इनके सिग्नेचर चाहेंगे कि भैया हाँ हम इसको कर्ता मान रहे हैं, अपने प्रांत का, अपने झुंड का इसको हेड मान रहे हैं, उनका इंडेमनिटी बॉर्ड में सिग्नेचर चाहिए, तो जाकर वो बन जाएगा। बेटे अब ये सारी बातें इतनी बड़ी बड़ी दी हुई हैं आपके इसमें, मैंने वैसे अपनी स्लाइड में तो छोटी बनाई है, आप देखिए मैंने ये बनाया है ना, ये तो कंप्लीट ही हो गया। आइए पहले एक बार जूस उसमें देख लेते हैं, वर्क नोट में। नॉमिनेशन आई थिंक मैंने बड़ा अच्छा डिस्कस किया, डीमेट अकाउंट डिस्कस कर दिया। अब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, मेरा लेक्चर सुने, मुझे तो लगता है पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली पेपर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करें सीधा, है ना। इसके बाद चेंज इन बैंक अकाउंट डिटेल्स, फोलियो में ट्रांसमिशन बता दिया, मैंने मार के दिखाया कैसे ट्रांसमिशन होता है। चेंज इन द स्टेटस स्पेशल कैटेगरी माइनर टू मेजर बता दिया। उसके बाद मैंने नेक्स्ट कैटेगरी आपसे डिस्कस की, क्या डिस्कस की बेटे, नेक्स्ट कैटेगरी क्या डिस्कस की मेरे बेटे, मैंने डिस्कस की एनआरआई बिकमिंग रेजिडेंट, एंड देन आई डिस्कस विद कर्ता मर गया, चेंज इन द कर्ता। अब लास्ट में बेटे कुछ डेट्स हैं, ये आप देख लेना, मैंने वैसे भी बहुत सा बार बता दिए हैं, मुझे नहीं लगता कि बार बार रिपीट करनी है। मैं दिल से बता रहा हूँ कि मैंने आपको मन से पढ़ाया है, ऐसा मान के चलिए कि आपने मुझे 1,00,000 रुपए दिए, बेटे मैंने इतनी शिद्दत से, इतनी मेहनत से, इतनी एनर्जी से पढ़ाया है। मेरा ऑब्जेक्टिव है कि आप खुद खुशहाल बनेंगे तो मेरा देश खुशहाल बनेगा यार। उठो जागो यार, अब तो बनो अमीर। मिलते हैं बेटे चैप्टर नंबर 10 में मिलेंगे। अब तो बस जाने का समय आ रहा है बेटे, अब 1-2 चैप्टर तो रह गए। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।